हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोग बच्चों कर रहे हैं 2025 का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको यूपीएमएसपी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस सेट का हम लोग लगभग कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिए। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 का लिंक ओपन करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है, देखिए ये हम लोग 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो यूपीएमएससी पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो देखो बच्चों, सिंपली आपको करना क्या है, पहले जब भी 2 अंकों की संख्या का जिक्र करता है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग। 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में एक अंक दहाई का होता है, एक अंक इकाई का। पहले उसको मान लीजिए। ठीक है, पहले इतना काम करिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक यक्स है। ठीक है, तथा संख्या के इकाई का अंक वाई है। संख्या के इकाई का अंक वाई है। बच्चों अगर हम किसी भी संख्या की इकाई दहाई का अंक बता दें आपको, तो क्या आप संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या की इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 6 है, तो संख्या 36 हो गया। ऐसे नहीं बताया जाता है। संख्या 2 अंकों की संख्या का सूत्र होता है बच्चों। क्या सूत्र होता है? 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है। जैसे देखो दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 6 है, तो संख्या निकालना है तो 10 गुणे 3 प्लस 6 करेंगे, तब जाकर के देखना 36 आएगा। तो आप कभी भी इकाई और दहाई के अंक को एकदम इस तरह से पास पास लिख करके संख्या नहीं निकालिएगा। ठीक है, संख्या बराबर तुरंत यहां सूत्र लिखिएगा, क्या 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, तो 10 यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, आप इकाई का अंक यक्स, दहाई का अंक वाई मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। अब यहां पर देखना, ये हमको क्लियर नहीं है प्रश्न में कि इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है। तो यहां पे 2 कंडीशन बनेंगे। एक बार हम दहाई के अंक को बड़ा मान करके चलेंगे, इकाई के अंक को छोटा, और एक बार हम लोग इकाई के अंक को बड़ा मानेंगे और दहाई के अंक को छोटा। तो इसके 2 आंसर होंगे। देखना, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या करा बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो 2 अंकों की संख्या देखो यही है बच्चों, तो ये संख्या प्लस इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग। तो इसके अंकों को उल्टेंगे बच्चों, तो इकाई के स्थान पर दहाई चला जाएगा, दहाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? इकाई। मतलब यक्स के जगह पे वाई चला जाएगा, वाई के जगह पे यक्स आ जाएगा। जैसे देखो संख्या अगर 36 है, इसके अंकों को बदलेंगे तो संख्या 63 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आपने क्या किया, दहाई के अंक के स्थान पर इकाई को ले गया, इकाई को कहां ले गए? दहाई के स्थान पर ले गए। तो सूत्र में भी देखो दहाई के जगह पे 6 रखेंगे, इकाई के जगह पे 3 रखेंगे, तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 63। ठीक है, तो अब यहां पर देखना, ये मूल संख्या है, ये संख्या के स्थान को जब बदले हैं, संख्या के अंकों के स्थान को जब बदले हैं, तो ये नई संख्या प्राप्त हुई है। तो इस संख्या और इस संख्या का योग, ये देखो जोड़ कर दिया मैंने, योग किसके बराबर है? 66 के। तो बराबर क्या लिख देंगे? 66। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसको सजा लो, 10 यक्स और यक्स 11 यक्स हो जाएगा। सजाती पद को सजाती पद में जोड़ देंगे, y या 10 y कितना हो जाएगा? 11 y बराबर 66। बच्चों 11 से क्या कर देंगे? 11 से भाग दे देंगे। 11 से भाग देने पर ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद देखना द्वितीय शर्त को पढ़ेंगे। द्वितीय शर्त में कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब अंतर तो हम निकालते हैं बड़ी में से छोटी को घटा करके बच्चों। अब देखिए बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिनके संख्या के अंकों का अंतर 2 है। देखिए यहां पर भी अंतर 2 है, 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 यहां पर भी अंतर 2 है। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहां पर अंतर 2 है कि नहीं है? है ना? यहां पर देखो और कोई संख्या बन सकती है क्या? 9 7 7 9, ये भी बन रही है। यहां पर देख रहे हैं कि हर जगह पे अंकों का अंतर क्या है? 2 है। यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। यहां 2 कहां है? 7 और 5 लिख देते हैं, तो 5 7 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 7 ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? तो जब यहां पे लिखी दिए तो इसको रहने देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी?
जिनका अंतर 2 होगा हम इनको लिख सकते हैं। अब हमको ये नहीं कहा है कि इकाई के अंक में से दहाई के अंक को घटाते हैं तो 2 आता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, किसी को भी बड़ा मानेंगे। सस्पेंस में है तो हम किसी को भी मानेंगे। यहां पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार में हम लिखेंगे कि माना दहाई का अंक बड़ा है, क्या है, तब यक्स माइनस वाई बराबर 2। इस कंडीशन में भाई दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा, 2 आएगा ना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अभी दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि जब दहाई का अंक छोटा हो या इकाई का अंक बड़ा हो, ऐसे करके। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं संख्या क्या आती है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, यक्स प्लस वाई बराबर 6 है और यक्स माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर बच्चों चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये है y प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 8/2 बराबर 4 आएगा बच्चों। अब इस यक्स का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 धन 6 बराबर 4 धन वाई, सॉरी बच्चों 4 धन वाई बराबर 6। तो वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई बराबर 2। देखो तो यक्स वाई का मान आ गया। इस कंडीशन में संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणे 4 कर देंगे, एक्स का मान आया है तो 10 चौके 40 2 42। इस कंडीशन में संख्या 42 होगी। अब आप देख रहे हैं कि 42 में अंकों का अंतर 2 है कि नहीं है ना बच्चों। अच्छा अब हम क्या मानेंगे, अब हम यहां पर मानेंगे जब, लिखेंगे जब इकाई का अंक, क्या लिखेंगे, जब इकाई का अंक बड़ा हो तब संख्या का अंतर क्या होगा, तब y माइनस यक्स करेंगे, क्योंकि अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के निकाला जाता है। तो जब इकाई का अंक बड़ा हो तो इकाई का अंक y में है तो y में से x को घटाएंगे, तो y माइनस एक्स बराबर 2 होगा। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 3। अब इस 2 को भूल जाइए, फिर 1 3 को हल करिए, लिखेंगे समीकरण 1 धन 3 से। तो क्या हो जाएगा, एक है यक्स प्लस वाई बराबर 6 और ये है y माइनस यक्स बराबर 2। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, तो यक्स माइनस यक्स खत्म, y प्लस वाई 2y हो जाएगा बच्चों, बोलो। तो y बराबर 8/2, तो y बराबर 4। y का मान बच्चों रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो। कहां रख देंगे, 1 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो हो जाएगा यक्स प्लस 4 बराबर 6, तो यक्स बराबर 6 माइनस 4, तो यक्स बराबर क्या आएगा बच्चों, 2 आया। अच्छा इस कंडीशन में संख्या क्या होगी, लिखेंगे तब संख्या 10 गुणे 4 प्लस 2 बराबर 42। इस कंडीशन में संख्या 42 आई। किस कंडीशन में, जब दहाई का अंक हमने बड़ा माना, और जब हमने इकाई का अंक बड़ा माना तब संख्या क्या आई, नीचे लिखेंगे तब संख्या 10 गुणे 2 प्लस 4, तो 10 गुना 20 4 24। तो देखिए इसके कितने आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं। अब उत्तर की जांच करनी है तो देखना, अगर पहला शर्त कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान बदलने से जो प्राप्त हुई है संख्या, उनका जोड़ 66 है। तो जब हम संख्या 42 को सही मान रहे हैं तो 42 और इनके अंकों को बदल देंगे तो 24 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या 66 नहीं आएगा। तो ये भी आंसर सही हो सकता है। और अगर संख्या 24 ले रहे हैं तो इसके अंकों को अगर बदलेंगे और जोड़ेंगे तो भी क्या आ रहा है, 66। तो 24 को भी संतुष्ट कर रहा है और 42 को भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए दोनों आंसर सही है। इसलिए देखो प्रश्न में कहा भी है, क्या कहा है, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2। कौन कौन सी, एक 42 और एक 24। तो हम यहां लिखेंगे, हाँ दोनों ही मान्य होंगी। हम लिखेंगे अतः ऐसी 2 संख्याएं होंगी, अतः ऐसी 2 संख्याएं होंगी। एक कौन होगी, एक होगी 42 और दूसरी होगी 24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलो, कहीं डाउट है तो बोलो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ही अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे तीसरा में बच्चों 2 प्रश्न दिया हुआ है, एक अथवा के ऊपर लिखा हुआ है, एक अथवा के नीचे लिखा हुआ है, तो इसको क्लियरली कैसे लिखते हैं। अब हम उत्तर नंबर पहले इसको समझा देते हैं कि कैसे लिखोगे। जैसे मान लीजिए तीसरा का अथवा प्रश्न का उत्तर आप करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे उत्तर 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अथवा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आपने किस प्रश्न का हल किया हुआ है। कुछ बच्चे सिर्फ अथवा का कर रहे होते हैं और सिर्फ 3 डाल देते हैं आंसर में,
अब बताओ एग्जामिनर क्या करेगा, देखेगा तो तीसरा पे चेक न करने लगेगा और तीसरा का आंसर और आपका जो किताब में आंसर है, कॉपी में आया है वो मिलाएगा, दोनों मिसमैच करेगा, तुरंत काट भी सकता है जल्दबाजी में। तो आप स्पष्ट हेडिंग डाला करिए कि किस प्रश्न को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तीसरा का अथवा। अब देखिए, और इन दोनों में से बच्चों किसी एक को करना होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अथवा के ऊपर वाला या तो करिए या तो अथवा के नीचे वाला करिए, एक क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों क्वेश्चन में एक एक ठो अथवा वाला है, तो कुल मिलाकर के 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। अथवा वाला करिएगा तो 3 का अथवा लिखिएगा, और अथवा से पहले वाला करिएगा तो सिर्फ उत्तर नंबर 3 लिखिएगा, अथवा को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब इस समय कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिनका जिनका पूछ रहा है उनको उनको क्या कर लेंगे, यक्स और वाई मान लेंगे ना, पहला काम तो यही करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 नाम कौन कौन से हैं, एक नूरी है और एक सोनू, तो माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु यक्स वर्ष है। हम चाहें तो यहां पे वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमने सोनू और नूरी और सोनू की आयु को मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। देखो जब भी यक्स और वाई मान करके सवाल को लगाया जाता है बाती प्रश्नों में, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार। बोला करिए, जब हुकारी भरवाता हूं तो बोला करिए, जब भी यक्स और वाई मान करके सवाल को लगाएंगे तो प्रथम शर्तानुसार से पहला समीकरण बनाते हैं, द्वितीय शर्तानुसार से दूसरा समीकरण बनाते हैं, दोनों समीकरणों को हल करते हैं, यक्स वाई का मान आ जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पर यक्स वाई मान करके लगाया जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, ठीक है। और जब एक ही चर राशि में लगाया जाता है तो वहां प्रश्नानुसार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इतना याद रखिएगा। प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, इस समय नूरी कै वर्ष की है, यक्स, 5 वर्ष पहले कै साल की होगी, अच्छा इस समय सोनू कै साल का है, वाई, तो 5 वर्ष पहले ये कै साल का रहा होगा, -5। इस समय अगर नूरी 20 साल की, तो 5 वर्ष पहले 15 की रही होगी, मतलब 20 - 5। अब देखिए तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है, ये 5 वर्ष पहले सोनू की आयु है, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, किसमें 3 का गुणा करेंगे, सोनू में, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी, माना नूरी की आयु, ये नहीं रहेगा। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर y - 5 गुटे 3 कर देंगे, तो x - 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y - 15, ठीक है। अब देखिए y को इधर लाएंगे, x - 3y बराबर -15 + 5, x - 3y बराबर -15 में +5 ऐड करेंगे तो -10 आएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। प्रथम शर्तानुसार से पहला समीकरण हमने बना लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। क्या लिखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार लिखने के लिए फिर से हमको प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि संख्या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, इस समय नूरी अगर x साल की है, x वर्ष की है, तो 10 वर्ष बाद क साल की हो जाएगी, x + 10 में, नूरी x वर्ष की है, 10 साल बाद 10 वर्ष उसकी आयु में जुड़ जाएगा। अच्छा 10 वर्ष बाद खाली नूरिया बढ़ेगी, सोनू नहीं बढ़ेगा, तो सोनू की आयु इस समय y है, तो 10 साल बाद ये भी तो y + 10 साल का हो जाएगा। अच्छा तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। फिर देखो इसकी आयु की कई गुनी है, 2 गुनी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कई गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो दोनों की आयु हमसे पूछा है, तो कंडीशन ये ना बनेगा बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 10 बराबर 2y + 20, 2y इधर आएगा, x - 2y, 10 उधर जाएगा तो 20 - 10, x - 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे।
समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, x से x कट जाएगा, -3y में +2y ऐड करेंगे तो -y आएगा, -10 -10 -20 हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 20। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रखोगे आंसर वही आएगा। एक हमारा ये है तो x माइनस 3 गुणे 20 हो जाएगा बराबर -10, ये हो जाएगा x बराबर 20 3 60 -10 -60 उस साइड जाएगा तो x बराबर -10 + 60। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 50, +60 में से -10 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। अब देखिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 50 और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए आंसर लिखने का तरीका क्या है, माना की जगह पे हम लिखते हैं अतः, अतः नूरी की क्या लिख देंगे, नूरी की, अतः नूरी की वर्तमान आयु, यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स का माना है 50 वर्ष है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे तथा सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, y का मान आया है 20 तो लिख देंगे 20 वर्ष है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों सिचुएशन को समझना सीखो। पहले सिचुएशन क्या कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन है तो आप क्या करोगे, यहां पे अपने मन से एक बहुमंजिल भवन बना दो। इसको मान लो कि ये बहुमंजिल भवन है। ये क्या है, बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल का मतलब बिल्डिंग है ये। अब कुछ दूरी पर एक भवन है, यहां पर एक भवन है, तो आप जानते हो कि भवन छोटा होता है और बिल्डिंग ऊंची होती है। तो क्या रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बच्चों अवनमन कोण किधर से बनता है, ऊपर से। हमने आपको याद करने का तरीका बताया था कि अवनमन का मतलब जैसे नमन करते हैं तो सिर को झुकाते हैं, तो ऊपर से जब किसी नीचे की वस्तु को देखना होता है तो हमें सर को झुकाना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोण ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। अवनमन कोण बनाने के लिए बच्चों यहां से एक दृष्टि रेखा खींचते हैं सीधे की ओर। अब यहां से किसको देखेंगे, इसके शीर्ष को। यहां पर देख लिए यहां कितने डिग्री का कोण बन गया 30 अंश। अब इसके पाद को देखेंगे, यहां शीर्ष और पाद के अवनमन को क्रमशः दिया हुआ है, तो पहले 30 अंश लिखा है, इसका मतलब ये 30 अंश के कोण पर होगा उसका शीर्ष, और इसका पाद का अंश के कोण पे होगा 45 अंश, क्योंकि उसको सर और नीचे करना होगा, उसको सर और नीचे करना पड़ेगा ना। तो उसके शिखर और तल के अवनमन कोण देखो यही है 30 और 45। अब इसको सजाएंगे बच्चों। आप देख रहे हो कि यहां पर देख रहा है तो इस यहां से क्या करेंगे, इस दृष्टि रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे देखना ये एक त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इस कंडीशन में ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि हम दृष्टि रेखा के समांतर ये रेखा खींचे होते हैं, तो ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। इसलिए 30 अंश है तो ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा उसी प्रकार बच्चों ये भी इसके समांतर होती है, ये तिर्यक रेखा हो जाती है, तो ये पूरा 45 है, तो ये पूरा भी क्या हो जाता है 45। अब आपको कह रहा है कि बिल्डिंग की ऊंचाई, क्या पूछ रहा है बच्चों, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही ना है बहुमंजिल भवन, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं यक्ष, और इसको हम यक्ष मान लेंगे। बहुमंजिल भवन और भवन के बीच की दूरी यक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों ये भी तो यक्ष होगा, बताइए, यहां से यहां ये भी यक्ष होगा। नामकरण कर दो बच्चों, ए बी सी डी ई, ये हमने नामकरण कर दिया। अब हम चाहें तो यहां पे दो लाइन लिख सकते हैं, माना एसी बहुमंजिल भवन है, माना एसी बहुमंजिल भवन है तथा डीई भवन है।
देखिए एसी क्या है, बहुमंजिल भवन है, डीई भवन है, वह इनके बीच की दूरी, वह इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, यक्स है। क्या है बच्चों, यक्स है, मान लिए। अब देखना, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपली आपको क्या करना है, चित्र बना लिया आप। इस टाइप के सवाल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये फिगर। अगर आप फिगर बना लिए तो सवाल बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। अब आप देखिए, दो कोणों का बात किया है ना, दो कोणों का जिक्र किया है, तो एक कोण से एक समीकरण बनाइए, दूसरे कोण से दूसरा का समीकरण बनाइए, और दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। समीकरण कैसे बनाना है, समीकरण आपको इस तरह से बनाना है सोच करके कि जो हमको ज्ञात करना है वो किस निष्पत्ति को लेने पे आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए, आप जानते हैं कि यहां से यहां 8 मीटर दिया हुआ है ना, तो यहां से यहां भी क्या होगा, 8 होगा। देखिए ये 8 होगा कि नहीं बिट्टू, पूरा यच है तो हाई कितना होगा, ये यच -8 होगा बबुआ, ये यहां से यहां यच -8 होगा। अब आपको यच निकालना है और यक्स भी निकालना है, तो अब देखिए यहां पे ये यक्स है और इसमें यच आ रहा है, तो इस कोण के लिए आपको ऐसे निष्पत्ति लेनी है जिसमें ये वाली भुजा आ जाए और ये वाली भुजा आ जाए। तो अब सोचिए कि इस कोण के लिए ये तो लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार। तो हमें कौन सी निष्पत्ति लेनी पड़ेगी, tan लेनी पड़ेगी। अगर कहीं इसका जिक्र करता कर्ण का तो हमें साइन लेना पड़ता, और अगर इसका इसका जिक्र होता तो कास लेना पड़ता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। कुछ बच्चे रटे रहते हैं कि नहीं हमेशा tan ही लिया जाता है, नहीं, वो सवाल पे डिपेंड करता है, कभी कभी साइन भी लेना पड़ता है, कॉस भी लेना पड़ता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है बच्चों, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी बटा के बीई। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, ये याद होना चाहिए आपको, ये याद करना होगा। tan 30 अंश का मान 1/3, ए बी का मान कितना है, यच -8, बोलो बबुआ, और बीई कितना है, यक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यक्स बराबर हो जाएगा यच -8 करड़ी में 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद दूसरे कोण से दूसरा का समीकरण बनाएंगे। देखिए ये कोण है, अब इस कोण के लिए लंब पूरा ये AC हो जाएगा और ये आधार CD हो जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में tan 45 अंश, क्या लिखेंगे बबुआ, tan 45। इस कोण के लिए लंब क्या होगा, AC बटे आधार क्या होगा, CD। tan 45 का मान एक होता है, AC पूरा यच माना गया है और CD क्या है, यक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स बराबर यच, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इस यक्स का मान यहां रख देंगे समीकरण 1 व 2 से, यक्स की जगह क्या लिख देंगे, यच, तो इधर है यच -8 कड़ी में 3। अब देखिए इस समीकरण में एक ही अक्षर दिख रहा है यच, अब उसको किसी भी तरीके से हल करके एक तरफ करिए और बाकी पदों को दूसरे तरफ। तो इसको अकेला करने के लिए, इसको इस साइड लाने के लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। यच का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, कड़ी में 3 यच, और ये हो जाएगा 8 कड़ी में 3। ये इधर आएगा, लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं ना, सजाती पद एक तरफ। अब देखिए इन दोनों में से हम यच अगर कॉमन लेने बच्चों तो 1 माइनस कड़ी में 3 बचेगा, इधर बचेगा -8 कड़ी में 3, तो यच बराबर क्या आएगा, यच बराबर -8 कड़ी में 3 बटा में 1 माइनस कड़ी में 3। बच्चों ऊपर वाले माइनस को अगर धनात्मक करना चाहते हो तो बस एक काम कर दो, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे -1 का गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कड़ी में 3 को आगे कर दो, -1 को पीछे, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। हमने क्या किया, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये प्लस हो गया, नीचे का सभी पदों का मान बदल दिया मैंने, चिन्ह बदल दिया मैंने, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस वाले को आगे लिख देंगे बच्चों। अब परमेयीकरण कर दो, यहां पे परमेयीकरण करें, रहने दीजिए मत करिए, चलो अच्छा कर देते हैं। परमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चों, नीचे वाले पद का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 कड़ी में 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 24, और 8 कड़ी में 3 का इसमें गुणा होगा तो 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 24 प्लस 8 कड़ी में 3, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8 कड़ी में 3 बटे 2, 2 का दोनों पदों में भाग दे देंगे। अब देखिए इन दोनों में भाग देंगे तो 2 8 है, 2 बार 24, 2 चौके 8, इतना आएगा। ये कैसे होता है जानते हो, इसको अलग अलग 24/2 धन 8 कड़ी में 3/2 लिख सकते हैं, तो 24/2 12 हो जाएगा, और 8 कड़ी में 3/2 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये हो गया यच का मान बच्चों, ये यच का मान आ गया बाबूआ।
अब यच का मान देखो कहां रखेंगे। अच्छा, यच का मान और यक्स का मान तो बराबर में है, तो हम लिखेंगे यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स बराबर भी क्या आएगा 12 + 4 कड़ी में 3। आप चाहो तो कड़ी में 3 का मान रख के भी आंसर कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो। अब नीचे आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अतः बहुमंजिल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 12 + 4 करड़ी में 3 है। ये मीटर में है कि सेमी में बच्चों, मीटर मीटर है, तथा तथा दोनों भवनों दोनों भवनों के बीच की दूरी भी 12 + 4 कड़ी में 3 मीटर है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। नोट कर लीजिए, अगर कहीं समस्या है तो आप बताइए। तो समस्या नहीं ना है, नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। चौथा का अथवा का उत्तर हम लिखने जा रहे हैं, तो इसको अपनी कॉपी में कैसे आप नोट करेंगे, लिखेंगे उत्तर 4 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अथवा। इससे क्लियर हो जाएगा कि चौथे प्रश्न का जो अथवा वाला प्रश्न है वही आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कड़ी में 3 बराबर 1.732 रखने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और अब उसके इमेज को, जो इमेज बनेगा उसको अपने दिमाग में क्रिएट करते जाइए कि हाँ ऐसा चित्र बन सकता है। अब देखिए, एक एक लाइन पढ़िए, चित्र बनाने की कोशिश करिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का। अब भूमि के एक बिंदु से कहा है ना, देखो बबुआ, ये क्या है, भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु P से, इसका नाम हमने क्या रख दिया, P। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करिए, देखिए चित्र कैसे बनता है, बड़े आसानी से चित्र बनेगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बताओ भवनवा इंजय होगा क्या, किसी बिंदु से किसी भवन को देख रहे होगे तो निश्चित रूप से वो भवन कुछ दूरी पे होगा। तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहा है, तो इस बिंदु से भवन कुछ दूरी पे होना चाहिए। तो हम इस बिंदु से भवन की दूरी मान लेते हैं यक्स है। अब इस बिंदु से इस भवन के शीर्ष को देख रहा है, कितने उन्नयन कोण पे, 30 अंश के उन्नयन कोण पे। बच्चों इतना समझ में आया। अब आगे देखो, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। इसके शिखर पर एक ध्वज बना दो। ये देखो यहां पे मैंने एक ध्वज बना दिया। चलो इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं क्योंकि ऊपर ध्वज बनाना है। देखो ये भूमि पर क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक भवन होगा। ठीक है, इस भवन के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है इतना बड़ा। इस भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो बच्चों, भवन का शिखर यहीं तक है, कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है जो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब देखो ध्वज को जब देख रहे हैं तो कितने अंश के कोण पर देख रहे हैं बच्चों, 45 अंश। ये पूरा कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश के कोण पर। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी यही है, इसको हम क्या मान लेंगे, यक्स। और ये पूछा है हमसे तो इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो देखिए चित्र हमारा बनके तैयार हो गया। चित्र बन गया तो सवाल भी जान लो लग गया। अब हम क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं बच्चों। यहाँ ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये सी और यहाँ पे डी। ये जो दो कोण बने हुए हैं, इन दोनों कोणों से हम दो समीकरण बनाएंगे, उन्हीं दोनों को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखना, अब आपको डिसाइड करना है कि 30 अंश और 45 अंश के साथ कौन सी निष्पत्ति ली जाएगी। अब आप देखिए, इस भुजा का जिक्र हुआ है, इस भुजा का जिक्र हुआ है। इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार। तो लंब आधार कौन सी निष्पत्ति रिलेशन बताती है, लंब और आधार में कौन सी निष्पत्ति रिलेशन बताती है, tan। काट भी बताती है बच्चों, अगर हम काट भी लेंगे तब भी आएगा, ये मत सोचिए कि काट लेंगे तो नहीं आएगा। चलिए हम काट से ही लगाते हैं। चलो काट 30 डिग्री ले लेते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में
अच्छा, इसमें भी देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले 30 अंश वाला लें कि 45 अंश वाला। कोई भी ले सकते हो पहले, चाहे 45 अंश से स्टार्टिंग करो चाहे 30 अंश से स्टार्टिंग करो। हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, अब लिखने जा रहे हैं काट 45। देखना बस इसमें इस बात का ध्यान देना है कि काट निष्पत्ति लिए तो यहां आधार बटे लंब होना चाहिए। तो काट 45 के लिए तो ये पूरा लंब हो जाएगा, आधार सीडी होगा, तो हम लिखेंगे सीडी बटे एसी। ठीक है, सीडी का मान कितना है बबुआ? सीडी का मान यक्स, एसी पूरा कितना है? 10 धन यच। बोलो होगा कि नहीं? यहां से यहां 10, ये पूरा यच। अच्छा, काट 45 का मान एक, ये याद होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 धन यच बराबर यक्स, समीकरण नंबर 1 बच्चों, ये हो गया इक्वेशन। काट 45 का मान tan 45 का भी एक होता है, काट 45 का भी एक होता है। अब हम ले लेंगे, अब ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें 30 अंश आ जाए। तो 30 अंश किस त्रिभुज में आ रहा है? बी सी डी, बी सी पी में। अच्छा, यहां पर पी नाम दिया हुआ है बच्चों, तो ए सी पी लिखेंगे यहां पे। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न में पी बिंदु का जिक्र किया है, तो ए सी पी में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी पी में। कहां पे? हाँ, यहां पे आप सीडी की जगह सीपी हो जाएगा, तो यहां पे सीडी की जगह सीपी हो जाएगा, क्योंकि पी का जिक्र किया है, हम अपने से उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब बीसीपी में काट 30 अंश बराबर, देखना काट 30 अंश बराबर आधार बटे लंब, यहां भी हो जाएगा पीसी बटे बीसी। काट 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों? काड़ी में 3 होता है। पीसी का मान कितना है? यक्स। बीसी का मान कितना है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 काड़ी में 3, देख लो यक्स का मान कितना आ गया? 10 कड़ी में 3। बच्चों, कड़ी में 3 का मान रखने के लिए बोला है ना, तो हम यहां पे कड़ी में 3 का मान रख देंगे, 1.732 बराबर यक्स, तो हो जाएगा 17.32। ठीक है ना, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो 10 का दाहिने चला जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों? 10 प्लस यक्स बराबर, यक्स की जगह क्या लिख देंगे? 17.32। क्या लिख देंगे? यक्स का मान आया है इतना, तो यहां पे रख देंगे 17.32 हो जाएगा। तो यक्स बराबर निकाल लेंगे 17.32 माइनस 10, तो यक्स बराबर 17 में से 10 घटाएंगे तो 7.32 आएगा बच्चों। और ये किसमें आ गया? मीटर में। क्या आ गया? मीटर में आ गया। तब हम यहां पे उत्तर क्या लिखेंगे? अतः, अतः ध्वज, अतः ध्वज दंड की लंबाई कितनी मानी गई थी बच्चों? यच 7.32 मीटर है। और क्या पूछा है? बिंदु P से भवन की दूरी पूछा था, तो हम लिखेंगे तथा बिंदु P से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आंसर भी स्पष्ट लिखना है, जैसे पूछा है वैसे आपको आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा? 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना है। आप आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं ना, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। ये कॉन्सेप्ट जिसको पता नहीं रहेगा वो सवाल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखना, सबसे पहले जो जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, चित्र पहले बनाइए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, तो उल्टा शंकु कैसा होता है? ऐसा, देखो यही ना है, ये उल्टा शंकु है। सीधा शंकु ये इस तरह से खड़ा नहीं ना होगा। सीधा का मतलब कि जो वस्तु आसानी से खड़ा हो जाए वो सीधा होती है। अब जैसे आप सीधे हैं, पैर नीचे है, सर ऊपर, तो आप सीधे हैं। आप सर नीचे पैर ऊपर तो उल्टे हो गए। अब यहां पर देखो, शंकु का आकार का कोई बर्तन है, अगर उल्टा खड़ा करेंगे तो होगा? नहीं होगा, तो ये उल्टा होगा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है। बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी।
और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बच्चों त्रिज्या देखो, यहां से यहां की दूरी कितनी दी हुई है, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये किस चीज से बना भरा हुआ है बच्चों, पानी से भरा हुआ है। कहां तक भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 है, त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। तो चलो इसमें कुछ गोलियां डाल दो, एक गोली, दो गोली, 3, 4, 5, 6। अब हमको पता नहीं है कितनी गोलियां डाली गई हैं, कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो कुछ पानी बाहर निकलता है। कितना पानी बाहर निकलता है, इसमें जितना भरा हुआ है उसका 1/4। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, सारे मानों को पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंक्वाकार, क्या लिखेंगे, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। पहले सारे मान अच्छे से लिख लो, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। फिर हम लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या आर बराबर, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना लिख दिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, गोली की त्रिज्या। हम लिखेंगे गोलियों की त्रिज्या 0.5 सेमी दिया हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, माना पानी में, माना बर्तन में शीशे की यन गोलियां डाली जाती हैं। हम क्या मान लिए बच्चों, हम ये मान लिए कि माना इस बर्तन में शीशे की कितनी गोलियां डाली जाती हैं, यन गोलियां डाली जाती हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यन गोलियां डालने से शंकु में जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग पानी गिर जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी पानी में या किसी द्रव में किसी ठोस वस्तु को डुबोते हैं तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को भी स्थापित करता है। मतलब यहां पे यन गोलियों का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के 1/4 भाग के, क्योंकि 1/4 भाग पानी गिर रहा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार में, क्या लिखेंगे, यन गोलियों का आयतन, क्या लिखेंगे, यन गोलियों का आयतन बराबर शंकु का आयतन बटे 4। बोलो, शंकु के आयतन का 1/4 भाग, या शंकु का आयतन गुणे 1/4 भी लिखोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। का 1/4 का मतलब गुणा। अब इस पे लगाएंगे सवाल तो बड़े ही आसानी से लग जाएगा। तो यन गोलियों का आयतन, तो यन गुणे गोलियों का आयतन, मतलब एक गोली का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों होता है। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, और गुणे 1/4 तो आगे लिखेंगे। यहां कैपिटल आर इसलिए लिखा हूं क्योंकि देखिए गोलियों की त्रिज्या भी दिया हुआ है, इसकी भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस रहे, इसलिए एक को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और एक को मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर नीचे 3 है बटे में ना, इधर भी बटे में 3 में काट सकते हैं क्योंकि सब गुणा के रूप में काट दीजिए। पाई से पाई भी कट गया बच्चों, काटिए मत, अपने मन में समझ लीजिए कि ये कट गया। अब पाई भी कट गया, बचा क्या, यन 4 आर क्यूब, क्या बचा 4, ऐसे लिखी लो। अच्छा, यन गुड़े 4 गुड़े आर का मान दिया है ना, लिखो स्मॉल आर का मान क्या है, 0.5 का क्यूब। ठीक है, पाई तो काट ही दिए हैं, 3 बटे का नीचे का काट ही दिए हैं। अब यहाँ आर है, आर का मान क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ऊंचाई कितनी है शंकु की, 8, गुड़े 1/4, बस इसे सॉल्व कर दो किसी तरीके से। तो यन गुड़े 4 गुड़े 5 5 25 5 125 0.125, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। इधर 5 5 25, 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा यन गुड़े 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे बच्चों, इधर 50 हो जाएगा। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 50/0.500 बच्चों। 500 को खाली 5 भी तो लिख सकते हैं, 0.5। अब दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे,
बोलो, तो 500/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बोलो। अतः आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः बर्तन, यहां में लिख दो बच्चों। अतः बर्तन में, अतः बर्तन में शीशे की, शीशे की 100 गोलियां डाली गई हैं, डाली गई हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5वां का अथवा वाला सवाल। क्या कर रहा है बच्चों, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 रखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक चित्र बनाएंगे, चित्र को भी दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो, ये एक गोलाकार कांच का बर्तन हो गया जिसकी गर्दन कैसी है बच्चों, जिसकी गर्दन क्या कैसी है, बेलन के आकार की गर्दन है। ये देखो, ये बेलनाकार इसकी क्या हो गई, गर्दन हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, जिसकी लंबाई 8 सेमी है, इस बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखते जाइए। बेलनाकार गर्दन की लंबाई 8 सेमी और व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसका व्यास कितना दिया है, 8.5। बोलो बच्चों, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है कि गलत। कुल मिलाकर के हमको आयतन बताना है, इसका आयतन निकालेंगे और अगर उत्तर 345 आया तो हम कहेंगे कि उस बच्चे का आंसर सही है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे बच्चों, सारे मान तो लिख ही लिए हैं, नीचे भी लिख दो, चित्र में तो दिख ही रहा है। अच्छा बताओ, लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 8 सेमी। बोलो जी, फिर लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ए बच्चों व्यास 2 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। अच्छा, गोलाकार, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेमी। एक तो गोलाकार भाग की त्रिज्या क्या होगी, 8.5/2 होगी बच्चों। इसको अगर हल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 5 10, इतना आ गया बच्चों। अब हम देखिए क्या करेंगे, हमको बर्तन का आयतन निकालना है तो हम लिखेंगे बर्तन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा बाबू, तो बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। बच्चों इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, मान भरेंगे। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर यस। लेकिन बच्चों देखिए दोनों की त्रिज्याएं अगर सेम रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे देखिए हमने क्या माना है, गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर माना हूं और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर, तो इसलिए गोले की त्रिज्या को यहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल आर लिख देंगे ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, दोनों में अंतर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको हम इस कैपिटल आर लिख देंगे। दोनों में से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। अगले स्टेप में मान भर देंगे बच्चों, 3.14 इसका मान रखने के लिए कहा है, ये हो जाएगा 4/3 आर का मान क्या रखेंगे, कैपिटल आर का मान ये रखेंगे। इससे बढ़िया यही रख दीजिए 8.5/2 का क्यूब। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके
आगे प्लस, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे तो ठीक रहेगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और आगे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान 1 दिया है और यच का मान कितना दिया है 8, ठीक है। अभी हो जाएगा बच्चों 3.14, यहाँ पर देखिए 4/3 गुणा में 8.5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 8 9 72 और फिर 8.5 का इसमें गुणा कर देंगे बच्चों, तो 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, 5 7 35 36, ठीक। 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 2 18 और 8 7 56 1 57, 5 2 1 8 6 14, 7 3 10 1 11, 5 1 6 और ये हो जाएगा बच्चों 614.125 बटे 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 8 बराबर 3.14, 4/3। देखिए इसको काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा और 3 दूनी की 6 और ऊपर हो जाएगा 614.125 बटे 3 दूनी की 6। बच्चों ये 6 कहां से आया, 4 दूनी की 8 कर दिया मैंने, 2 3 6 प्लस 8, ठीक। अगले स्टेप में 3.14 और यहाँ पे 6 8 48, 48 इसमें जोड़ देंगे, 48 14 62 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे और 3.14 गुणे 6 8 48 इसमें जोड़ देंगे, 48 और 14 कितना हो जाएगा 662.125 बटे में 6। अब 3.14 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 662.125 में हम 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बचे 20, हासिल लगा तो 4 दूना 8 10 और 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी के 8, ठीक है, और 4 छके 24, 4 छके 24 2 26, 5 2 1 2 6 6, 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 छके 18 1 19, 0 5 5 5 10 2 12 और 8 1 9 9 7 16 1 17 बच्चों, 4 2 6 3 9 1 10, 6 3 18 1 19, 8 6 14 14 2 16 16 1 17, 9 1 10 2, इतना आ गया बच्चों। टाइम पे 3 2 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इतना आ गया, तो ये आ जाएगा 2079.07, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 6 भाग दीजिए, 6 3 18, 3 बार गया बच्चों, 2 बचा 27 हो गया, 6 चौके 24 24 और 3 बचा, 24 3 27 3 हो गया, 39 हो गया, 6 6 के 36 और 36 हो गया बच्चों, 36 3 बचा, दशमलव वाले जाएंगे 6 5 30, तो इतना सेमी क्यूब आ गया बच्चों, ठीक है। तो बर्तन का आयतन कितना आ गया 346.5 सेमी क्यूब, ठीक है। और लड़के ने कितना कहा था, लड़के ने, बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं यही हमको बताना था। बच्चे ने बताया था कि इसका आयतन 345 सेमी क्यूब आएगा, लेकिन आया कितना 346.5 सेमी क्यूब आया, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है बच्चों। बच्चे ने 345 बताया था ना, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः बच्चे का उत्तर, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से 2025 का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है बच्चों। ये मॉडल पेपर जो यूपीएमएसपी पर सरकार द्वारा जारी किया गया था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब हम आपको इस बुक से अनसॉल्व करवाऊंगा। इस बुक में जितने भी सेट दिए हुए हैं उनको बारी बारी से हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, अब अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम में समय कम बचा हुआ है। जितना ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा आपके मार्क्स आएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।